अस्सलामुअलैकुम। अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ फॉर्मल मेथड, तो अब आपको पता है कि फॉर्मल मेथड क्या है। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है, या आप कह सकते हो एक टेक्निक है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हो, उसको रिफाइन करते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको फॉर्मल मेथड में किया जाता है। कि फॉर्मल मेथड क्या है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो स्पेसिफाई करता है, रिफाइन करता है एंड वेरीफाई करता है। ठीक है, एसडीएलसी में जो हमारा पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है स्पेसिफिकेशन। तो उस स्पेसिफिकेशन में हम फॉर्मल मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ लिया था कि आपके पास क्या है कि दो मेथड है, इनफॉर्मल मेथड है, इनफॉर्मल मेथड है। लेकिन हम इनफॉर्मल मेथड अब क्यों नहीं यूज़ करते कि जो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हुई होती है वो भी आपके पास ऑलरेडी एक थ्योरेटिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, और फिर आप उसको अगेन थ्योरेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते, तो इसमें क्या होता है कि आप प्रॉब्लम्स नहीं निकाल पाते, इसमें आप जो कन्फ्यूजन्स हैं, इसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर्ली कंप्लीट है कि नहीं, वो नहीं निकाल पाते। ठीक है, या आप कहते हो कि मैं ये रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ या ये मैं रिक्वायरमेंट रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको कोई टूल यूज़ करना है, कोई टेक्निक यूज़ करनी है, तो वो टेक्निक आप यहाँ पे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो बेस्ट सोल्यूशन उन्होंने कहा है फॉर्मल मेथड, जो हम इसको पूरे अपने सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। अब डिफरेंट टेक्निक्स है, अब इम्प्लीकेशन टेक्निक है हमारे पास, बाय कंडीशनल टेक्निक है, तो वो टेक्निक्स हम कब यूज़ करेंगे और कब कब वो हम टेक्निक्स नहीं यूज़ कर सकते, वो स्टेप बाय स्टेप हम चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। सही, तो प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या आ रही थी कि किस तरह से हमने इंश्योर है कि जो हमने रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन निकाली है वो कंप्लीट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर जो हम स्पेसिफिकेशन निकाल तो लिए, उसको हमने अब कन्वर्ट क्या करना है प्रोग्राम में, तो वो हमने प्रॉपरली किया है कि नहीं, वो किस तरह से हम वैलिडेट एंड वेरीफाई करेंगे, तो वो सब स्टेप्स के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन दिया गया है दैट इज़ फॉर्मल मेथड। ठीक है, तो फॉर्मल मेथड क्या है, अगेन हमारे पास है कि वो क्या करती है, स्पेसिफाई करती है, रिफाइन करती है एंड वेरीफाई करती है। स्पेसिफाई क्या करती है, आपकी जो रिक्वायरमेंट आई होती है उसको ये स्पेसिफाई करती है, फिर स्पेसिफाई करने के बाद उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन मीन्स के जो आपने स्पेसिफिकेशन किया, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं होगी, आपसे कोई स्टेप मिस तो नहीं हो गया, उसको वो उसने क्या किया, रिफाइन। क्योंकि अब वो जो रिफाइंड स्टेटमेंट है, वो जो स्पेसिफिकेशन है, उसके ऊपर वो आगे जाके काम करेगा, आगे जाके उसके लिए वो हाई लेवल आर्किटेक्चर क्रिएट करेगा, उस पर वो कोडिंग करेगा, उसके लिए वो लो लेवल डिज़ाइन बनाएगा। तो इसलिए फिर इसको रिचेक करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सही, और वेरीफाई मीन्स कि आपने जब कोड कर लिया, कोड बना लिया, तो अब आप उस कोड को चेक करें कि क्या वो, उस कोड को आप चेक करेंगे क्या वो प्रॉपरली है कि नहीं, वो वेरीफाई आप जो आपका जो सॉफ्टवेयर आपसे मांग रहे हैं वो उसी चीज़ के लिए बनाया गया है कि नहीं। सही, तो इसके लिए आप जो है फ्लोग्राफ्स यूज़ करोगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फ्लोग्राफ्स किस तरह से बनाते हैं। स्पेसिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट के लिए हमारे पास जो अलजेब्रा है, लॉजिक्स है, सेट थ्योरीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है, वो लॉज वगैरह जो है हम वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल मेथड्स अब कैन आल्सो बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। किस, क्या 3 कंपोनेंट्स है, इसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला है फॉर्मल नोटेशन। फॉर्मल नोटेशन मींस कि इसकी अपनी एक स्पेसिफिकेशन है, इसकी अपनी एक राइटिंग करने का तरीका है। ठीक है, इसको हम इसी तरीके से, ये जो अभी हमने इनफॉर्मल में पढ़ा है, ये जो था कि उसी थ्री को उठा के थ्री फॉर्म में ही लिख लिया है। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से नहीं किया जाता। ठीक है, फॉर्मल मेथड की अपनी एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि वो क्या लैंग्वेज है, किस तरह से आप जो है अपनी जो नेचुरल जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको किस तरीके से आप इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे। लॉजिकल कैलकुलस है फॉर वेरिफिकेशन के लिए, फॉर प्रूफ्स के लिए, कि जो आपने इसको कन्वर्ट स्पेसिफाई किया, क्या ये प्रॉपरली है कि नहीं, क्या यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रहा। एंड मेथड्स आपकी जो डिफरेंट प्रूफ्स के लिए आप यूज़ करोगे, कौन कौन सा मेथड्स आपके पास गिवन है। सही, अब आपके पास क्या है कि पहला आपके पास क्या है, रिक्वायरमेंट। ठीक है, उस रिक्वायरमेंट को आपने क्या किया, स्पेसिफाई किया। स्पेसिफिकेशन मीन्स आपने बताया व्हाट टू डू, जैसे कि ये ले उठा लें,
यहाँ पे जो ये एटीएम के लिए था ये रिक्वायरमेंट थी और इस रिक्वायरमेंट को आपने स्पेसिफाई किया कि व्हाट टू डू मींस यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज है एंड ऑपरेशंस है। सर्विसेज क्या है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर करेगा, ऑपरेशन में डिपॉजिट विदड्रॉ एंड शो बैलेंस। तो आपको अब आपकी रिक्वायरमेंट समझ आ गई है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वो एटीएम के बारे में है। सही, हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो एटीएम के बारे में है और व्हाट टू डू में हमें उसे बता दिया कि सर्विसेज आपके पास कौन कौन सी हैं और उसके ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया। अब स्पेसिफाई करने के बाद आपने उसको रिफाइन किया, उसको चेक किया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, कोई मिस्टेक्स तो आपसे नहीं रहेगी। उसके बाद आप उसको आगे फॉरवर्ड कर दोगे हाई लेवल डिज़ाइनर्स के पास, फिर उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स के पास जाएंगे, फिर लो लेवल डिज़ाइनर के पास और फिर कोडर्स के पास जाएंगे, जो इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे सर्विसेज को एंड ऑपरेशंस को। जैसे ही आपके जो कोडर्स हैं वो इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसके बाद आप इसको करोगे, वेरीफाई करोगे। ठीक है, वेरीफाई कि जो आपके जो बीच में स्टेप्स हुए थे हाई लेवल डिज़ाइनर्स के, आपके कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स के और आपके लो लेवल डिज़ाइनर्स के, तो क्या उन्होंने उसी चीज़ पे, उन्होंने एटीएम के ऊपर ही काम किया, उन्होंने ये जो सर्विसेज थी हमारे पास गिवन थी करंट अकाउंट के लिए, हमारे पास जो थी मैनेजिंग अकाउंट्स की, उसी के लिए बनाया है कि नहीं, ऑपरेशंस विदड्रॉ डिपॉजिट के लिए ही किया है कि नहीं। तो ये आपके पास क्या है, वेरिफिकेशन कि जो हमने काम कर लिया बाकी टीम मेंबर्स ने, अब आपने उसको वेरीफाई करना है कि क्या वो अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं, क्या वो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं। से ये देखिए इन्होंने ये स्टेप किया कि कोडिंग क्या हुआ, आपके डिज़ाइन के साथ क्या करते हैं, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या आपके पास जो गिवन था उसने उस पे ही काम किया है कि नहीं। फिर उसके बाद वो क्या किया, उसने जो वेरीफाई किसके साथ करते हैं, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, वेरीफाई किससे करता है, स्पेसिफिकेशन के ऊपर। और फिर उसको वो वैलिडेट करता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस के साथ कि जो हमारे पास जो मेन रिक्वायरमेंट थी एटीएम की, क्या वो यही गिवन थी, कहीं हमने बीच में कोई एडिशन, हमसे तो गलती, रिक्वायरमेंट में तो कोई गलती नहीं होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको पता हो कि क्या डायग्राम है आपके पास है कि सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की, कि वो आपके लिए स्पेसिफाई करेगा आपकी रिक्वायरमेंट को। अब यह पता हो कि किस चीज़ को वो स्पेसिफाई करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट को। ठीक है, उसको स्पेसिफाई करने के बाद वो क्या करता है, उसको रिफाइन करता है और रिफाइन होने के बाद वो क्या होती है हमारे पास, इम्प्लीमेंट। और जैसे ही वो इम्प्लीमेंट हो जाती है वो क्या हो गई आपके पास, किससे वेरीफाई होती है, आपकी स्पेसिफिकेशन। तो ये जो तीन स्टेप्स हैं वो हमारे पास क्या है, आपकी फॉर्मल मेथड की डेफिनेशन में भी है कि फॉर्मल मेथड इज व्हाट, इट्स अ मैथमेटिकल टूल और अ टेक्निक विच, वो क्या करती है, वो स्पेसिफाई करती है, इट्स डिफाइन, रिफाइन और एंड वेरीफाई योर सॉफ्टवेयर और योर हार्डवेयर। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन मीन्स क्या हुआ कि आपकी जो फॉर्मल मेथड है वो आपके कोडिंग के बाद जो टेस्टिंग स्टेप होता है वहाँ पे भी वो यूज़ करता है। ठीक है, आपके कोड को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनटू फ्लो ग्राफ में। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 2, कि वो किस तरह से आपके कोड को कन्वर्ट करता है फ्लो ग्राफ में और फिर किस तरह से वो उसको वेरीफाई करता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स क्या हैं आपके पास, क्या है, फॉर्मल मेथड में आते हैं। ठीक है, अब फॉर्मल मेथड की जो हमने कहा ना कि उसकी एक अपनी एक लैंग्वेज है, उसके अपने मॉडल्स है, उसकी अपनी एक टेक्निक्स है। तो ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट गिवन है। रिक्वायरमेंट गिवन है कि समवन आस्क्स पर्सन ए, are you a knight? He replies, if I am a knight, then I will eat my hat. Proof A has to eat his hat. ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह आगे आप लोग जब कोई भी मॉडल पढ़ोगे, कोई भी टेक्निक पढ़ोगे, तो उसके लिए ये नाइट और नेव की जो है एग्जांपल्स गिवन होगी, आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अभी तो आपको सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह से हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किस तरह से हम स्टेप्स को यूज़ करते हैं। हम आगे जाके इसको फिर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए कि किस तरह से आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो इतनी बड़ी थ्योरी थी, ठीक है, उसको उन्होंने उसी उसी फॉर्म में एज इट इज ही बना दिया। अब यहाँ पे आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो 3 to 4 लाइंस की है। अब वो 3 to 4 लाइंस को किस तरह से एक ही लाइन में स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, इसको आपने पहले पढ़ना है कि क्या कहते हैं, आर यू अ नाइट। तो पर्सन ए जवाब कहता है कि अगर मैं नाइट हूँ तो मैं क्या खाऊंगा, अपनी हेड खाऊंगा। तो हमने नाइट को क्या कर दिया, ए से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ए के बारे में बात हो रही है। आप के से भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल हम के से कर देते हैं। ठीक है, के से, और हेड को हमने क्या कर दिया, एच से। ठीक है, वो कहता है कि इफ, आप कहते हैं इफ आई एम अ नाइट देन आई विल ईट माई हेड।
तो ये बेसिकली यहाँ पे इम्प्लीकेशन मॉडल यूज़ हो रहा है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि इम्प्लीकेशन मॉडल क्यों यहाँ पे यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, इम्प्लीकेशन मॉडल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इफ़ एंड देन यूज़ हुआ है। तो मैं क्या करूँगी कि के एम्प्लॉयज़ एच। अब इसका क्या मीन्स है कि इफ़ आई एम अ नाइट देन आई विल ईट माई हैट। और ये सवाल किससे पूछा गया था कि आर यू अ नाइट। तो आर यू अ नाइट किससे पूछा गया, पर्सन ए से। तो वो क्या हुआ, एच को हमने कर दिया बाय कंडीशनल। ठीक है, तो ये पूरी जो 3 लाइन की स्टेटमेंट थी वो एक लाइन में क्या हो गई, स्पेसिफाई हो गई। ठीक है, ये देखिए एक लाइन में स्पेसिफाई हो गई वो। अब इंशाल्लाह अभी टेंशन ना लें, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये मॉडल को कौन सा मॉडल है, मैंने क्यों इस तरह से किया। लेकिन आपको सिर्फ समझाया है, एग्जांपल दी है कि फॉर्मल मेथड इस तरह से होता है कि आपकी स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में स्पेसिफाई कर देते हैं। इस जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने कहा है कि फॉर्मल मेथड जो सब्जेक्ट है उसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। थ्योरेटिकल समझाने के लिए है, एक दो तीन लाइन में, एक दो तीन स्लाइड में। बाकी सारा काम आपने उसको मैथमेटिकली फॉर्म में सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मैंने इसको स्पेसिफाई तो कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप इज टू रिफाइन इट, टू प्रूव इट कि क्या ये नाइट है कि नहीं। अगर ये नाइट है तो ये हेड खा रहा है कि नहीं, ये पर्सन ए है कि नहीं। तो वो हम पे किस तरह से करेंगे, कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, क्या स्टेप्स यूज़ करेंगे, वो इंशाल्लाह आगे का काम है। लेकिन यहाँ पे समझाना सिर्फ ये था कि इस टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट को आपने कन्वर्ट क्या किया। देखिए एक लाइन में क्या होगी, स्पेसिफाई हो गई है। तो दैट इज़ व्हाट योर स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन की अपनी फिर एक लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है, फॉर्मल साइंटिक्स एंड फॉर्मल सेमेंटिक्स। अब साइंटिक्स है, जैसे आप लोग सी लैंग्वेज यूज़ करते हो तो सी लैंग्वेज की अपनी एक लैंग्वेज है। आप पीएचपी यूज़ करते हो उसकी अपनी एक लैंग्वेज है। जावा यूज़ करते हो उसकी। तो जब भी आप कोई अगर जावा का कोड देखते हो तो आपको समझ आ जाती है कि दैट इज़ व्हाट योर जावा कोड्स। अगर आप सी का लैंग्वेज का कोड देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये तो सी का कोड है, पीएचपी का, क्योंकि उसमें कोई ना कोई डिफरेंस होता है। सेम इट इज इट्स के फॉर्मल साइंटिक्स जो है, फॉर्मल लैंग्वेज की अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि ये इसकी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, कि ये इसकी अपनी लैंग्वेज है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसमें यूज़ किया। आपने कहीं भी इसको सी में यूज़ करते हुए नहीं देखा, इसको जावा में यूज़ करते हुए नहीं देखा, इसको ना सी प्लस प्लस में, ना सी शार्प में इस तरह का यूज़ करते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो फॉर्मल मेथड की अपनी एक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है, अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेम यहाँ पे उसकी अपनी एक सेमेंटिक्स है। सेमेंटिक्स क्या होता है, कंटेंट की बात होती है। सेमेंटिक्स उसके स्ट्रक्चर की बात होती है। ठीक है, अब सी की जो है क्या कंटेंट है, उसका क्या सेमेंटिक्स है कि आप उसमें किस तरह से प्रिंटिंग का किस तरह से यूज़ करते हो, आउटपुट के लिए किस तरह से यूज़ करते हो, वेरिएबल्स को किस तरह से डिफाइन करोगे, कौन सी हेडर फाइल्स यूज़ करोगे। फिर वही चीज़ आपकी जावा में थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हेडर फाइल्स डिफरेंट होंगी, उसके इनपुट आउटपुट लेने का मेथड डिफरेंट होगा, उसकी कंडीशंस का कुछ मेथड डिफरेंट होगा से। तो सेम एज इट फॉर्मल मेथड्स का भी अपना एक मेथड है। यहाँ पे वो क्या करती है, वो मेथड्स यूज़ करती है, मॉडल्स यूज़ करती है, उसको टूल्स को यूज़ करके उसके प्रोग्राम को सॉल्व आउट करती है, उसके प्रोग्राम को रिफाइन करती है, स्पेसिफाई करती है। ठीक है, तो इसके क्या है कि फॉर्मल मेथड की अपनी लैंग्वेज है, अपना साइंटिक्स और अपना सेमेंटिक्स है। ये जो है बाकी जो आप जो सी लैंग्वेज पढ़ते हो, सी प्लस प्लस पढ़ते हो, उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। से तो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन क्या है कि उसकी अपना साइंटिक्स है, अपना सिमेंटिक्स है और अपना उसका वोकैब्युलरी है। ठीक है, हर चीज़ उसकी डिफरेंट है, वो डिफरेंट हर लैंग्वेजेस से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो उसके स्टेप्स पढ़ते हैं कि बेसिकली आप जब फॉर्मल स्पेसिफिकेशन करते हो तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है। ठीक है, आपके पास जो रिक्वायरमेंट आई है आपने वो उठाई, उसको स्टडी किया, जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज है, मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखी होती है, उसको उठाया, उसको अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली वो रिक्वायरमेंट है क्या चीज़, उस रिक्वायरमेंट में क्या मांगा आपसे क्या जा रहा है। उसके बाद आप उसको क्लैरिफाई करोगे यूजिंग एनी मैथमेटिकल अप्रोच। जैसे कि यही देख लें, ये एग्जाम्पल, इसको मैं इरेज करती हूँ। ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या था कि आपके पास ये रिक्वायरमेंट मौजूद थी। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट थी आपके पास और आपने उसको क्या किया, इसको स्पेसिफाई किया। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने इंग्लिश फॉर्म में, जो इंग्लिश फॉर्म में लिखा है इसको अंडरस्टैंड किया कि क्या कहते हैं कि पर्सन ए पूछ रहा है कि अगर तुम नाइट हो, से पूछा जा रहा है कि इफ सॉरी पूछा जा रहा है कि क्या तुम नाइट हो। तो वो जवाब में कहता है कि अगर मैं नाइट हूँ तो मैं क्या खाऊंगा, हेड खाऊंगा। तो हमें समझ आ गया कि ये पर्सन ए से सवाल पूछा जा रहा है और वो जवाब में ये दे रहा है। तो अब मैंने इसको क्या किया, उसको स्पेसिफाई किया।
दैट इज़ योर सेकंड स्टेप कि आपने पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ा, अंडरस्टैंड किया कि रिक्वायरमेंट आपसे मांगी क्या गई है। उसके बाद आपने उसको स्पेसिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल अप्रोच। अब यहाँ पे मैथमेटिकल अप्रोच जो मैं हमने यूज़ किए वो बाय कंडीशनल एंड इम्प्लीकेशन यूज़ किए। सही, ये आगे जाके आपको भी समझ आ जाएगा कि मैंने क्यों यहाँ पे क्या इम्प्लीकेशन एंड बाय कंडीशन हमने यूज़ किए। सही, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया कि उस यहाँ पे हमें पता चल गया यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन्स थी, कोई इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट थी, कोई कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से क्या हो गई, रिमूव हो गई। फर्स्ट स्टेप था रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया, रिक्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी किया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या किया कि उस रिक्वायरमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में यूज़ करके उसको स्पेसिफाई कर दिया। थर्ड स्टेप क्या है कि जैसे आपको रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई हो गई, ठीक है, कि ये हमारे पास आइडेंटिफाई होगी, तो अब आप उसको अज्यूम करोगे। assumptions मीन्स कि आपके पास क्या अब रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, कि आपके पास जब ये स्टेप्स आप कर लोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे हमने अजम्पशन की कि अगर वो पर्सन ए जो है, अगर वो पर्सन ए नाइट है तो वो क्या करेगा, हेड खाएगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो वो हेड नहीं खाएगा। तो दैट इज व्हाट मेरी एज्जम्पशन है। पहला स्टेप क्या था फॉर्मल स्पेसिफिकेशन का कि आपने रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया। सेकंड स्टेप क्या था, उसको स्पेसिफाई किया विद द हेल्प ऑफ एनी मैथमेटिकल टूल। एंड थर्ड स्टेप क्या था कि अब स्पेसिफिकेशन पढ़ने के बाद उसको आपने कोई अजम्पशंस करनी है कि आपने आपके पास जब रिजल्ट क्या आएगा आप किस चीज़ के साथ उसको मैच करोगे। तो ठीक है, तो वो आपकी अजम्पशंस हो जाती है कि आपने अज्यूम क्या किया कि क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट का क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, फिर आपके पास फोर्थ स्टेप होता है कि आप एक्सपोज करते हो ये कोई लॉजिकल डिफेक्ट तो नहीं आ गया। बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या हो रही है, रिफाइनमेंट हो रही है कि आपने जो ये तीन स्टेप किए ना कि रिक्वायरमेंट स्टडी किया, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसमें अजम्पशंस की। तो इन तीन स्टेप्स में आपसे कोई अब गलती तो नहीं हो गई, आपसे कोई स्टेप गलत तो नहीं हो गया, आपसे कोई स्पेसिफिकेशन अनक्लियर तो नहीं रह गई। तो ये आपने क्या किया, एज अ काइंड उसको रिफाइन किया, उसको रिचेक किया। एंड अब लास्ट स्टेप क्या है कि लास्ट स्टेप में आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास कोई एरर्स आ जाते हैं, आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अब अगर आप उसके लिए आपने सोल्यूशन, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हम ऑलरेडी उसके लिए सोल्यूशंस दे देते हैं एरर्स के लिए कि ये सोल्यूशन होगा। वो सोल्यूशन आपने गिवन किया हुआ है और उसके बावजूद वो उस पर काम नहीं कर रहा, तो उसको आप फिर किस तरह से उस एरर को हैंडल करोगे। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स है, सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपने क्या किया, अपनी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद उसको डायरेक्ट स्पेसिफाई किया। स्पेसिफाई करने के बाद आपने एज्यूम किया कि बेसिकली आपकी स्पेसिफिकेशन, आपकी रिक्वायरमेंट आपसे मांग रही क्या है। आपका फोर्थ स्टेप क्या है कि आपने उसको रिफाइन किया कि जो आपने जो स्पेसिफाई किया है उसमें कोई एरर तो नहीं रह गया, उसमें कोई लॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और फिफ्थ स्टेप क्या है कि जो आपके पास अगर फ्यूचर में जाकर कोई प्रॉब्लम आती है, एरर आती है, डिफेक्ट्स आती है, तो उसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो दीज 5 स्टेप्स के हमारे पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप्स चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। सही, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू राइट अ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, कि किस तरह से इसको अब इसकी जो प्रॉपर लैंग्वेज है वो किस तरह से लिखी जाती है। तो वो क्या है, हमारे पास काफ़ी इसकी काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस मौजूद है। BDM है, हमारे पास है ZNB है। ये काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज इसलिए क्योंकि कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। और जो हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ जी लैंग्वेज, की जी लैंग्वेज को किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। मीडियम SLA डेवलपर मॉडल है, हमारे पास जी लैंग्वेज है, एंड हमारे पास बी मेथड है। से ये आपके पास, इसको अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो ये रेफरेंस पेपर्स आपके पास मौजूद है, आप इसको यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। चैलेंजेस इसमें हमारे पास, हमने एडवांटेजेस तो बहुत सारे पढ़ लिए, अब व्हाट आर द चैलेंजेस। चैलेंजेस हमारे पास क्या आते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस है वो जो बहुत सारे लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वहाँ पे उसको यूज़ करना हमारे पास थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वहाँ पे उसको लिखना, उसको राइट करना, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो अब एक एक रिक्वायरमेंट को आपने इसको स्पेसिफाई करना है, फिर उसको रिफाइन करना है, फिर उसको वेरीफाई करना है। तो ये स्टेप्स हमारे पास काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी का इशू आ जाता है, कॉस्ट का इशू आ जाता है। सेकंड स्टेप क्या है कि ये जो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है ये स्टिल अभी भी इतनी यूज़ नहीं की जाती मार्केट लेवल में। तो काफ़ी जो आपके डेवलपर्स होते हैं, आपके जो डिज़ाइनर्स होते हैं, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। अब जैसे कि आप लोग बिगनर्स हो तो आपको
ये जो मैंने कन्वर्ट किया था स्पेसिफिकेशन में, आपको ये बिल्कुल नहीं समझ आया होगा कि किस तरह से कन्वर्ट किया। तो जिस बाकी भी जो डिज़ाइनर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास, कोडर्स होते हैं, उनको फिर समझाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कम्युनिकेशंस की थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है। ठीक है। मॉडिफिकेशंस में हमारे पास क्या होता है, जब आप कोई मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ पे कंसिस्टेंसी लाना फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी ले भी आते हो तो वही बात होगी, आपके पास टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली पड़ जाता है काफ़ी। और फिर वही हमारे पास फॉर्मल वेरिफिकेशन, जारी बात है, फिर आप जब उसको क्या करो मॉडिफाई कर रहे हो, तो मॉडिफिकेशन के बाद आपने उसको फिर वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई के टाइम पे भी उसकी इंश्योर होना, एश्योरेंस लाना, वो आपके पास काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपके पास फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी मौजूद हैं। ठीक है। कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी मौजूद है, लेकिन अगर आप उसको अपने सॉफ्टवेयर को बेटर बनाना चाहते हैं, उसमें आप नहीं चाहती कि किसी की लाइफ लॉस हो या किसी का नुकसान हो, तो उसके लिए फिर आपको फॉर्मल मेथड यूज़ लाजमी करना पड़ता है। जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए तो लाजमी ही लाजमी, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स भी दी हैं, एयरप्लेन हो गया आपके पास, रिडार सिस्टम हो गया, एटीएम सिस्टम हो गया, अब इन्होंने ट्रांजेक्शन सिस्टम में भी किया है कि ताकि वो एक सिक्योर सिस्टम बन सके। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल मेथड आप जैसे अप्लाई करते हो तो वो काफ़ी सिक्योरिटी सिस्टम, आपके पास सिस्टम जो होता है वो काफ़ी सिक्योर हो जाता है। अब फॉर्मर इंजीनियरिंग मेथड्स फॉर दीज चैलेंजेस, के आपके पास जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं तो इसके लिए आपके पास क्या वो सोल्यूशन इन्होंने क्या दिया, क्योंकि उन्होंने इसको एज इट इज़ नहीं छोड़ा। उसके लिए उन्होंने सोल्यूशन क्या किया कि जो आपकी फॉर्मर मेथड की टीम है वो ईच एंड एवरी मेंबर्स के साथ क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी। तो वो जो फॉर्मल मेथड की टीम है वो आपके पास हाई लेवल डिज़ाइनर्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती है, उनको अपने समझाना है, तो आपको वो पता है कि क्या क्या स्टेप्स हैं, तो वो आप उस डॉक्यूमेंट के थ्रू उनको समझा सकते हैं कि आपके पास ये स्टेप्स हैं, आप इन स्टेप्स को यूज़ करो, तो आपको क्या होगी, आसानी होगी। आप उसके जो कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, आपके जो इम्प्लीमेंटेशन टीम मेंबर्स से जो हो गए, कोडर्स हो गए, उनके साथ कर सकते हो। जो टेस्टिंग टीम है उनके साथ तो ऑलरेडी आपके साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है, क्योंकि आपने क्या किया, अपने कोड को क्या कर रहे हो, तो वेरीफाई कर रहे होते हो। तो उसके लिए फॉर्मल मेथड की टीम भी जो होती है आपकी टेस्टिंग टीम के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है, टूल्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, कौन कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है, उसमें जो है आपकी जो है फॉर्मल मेथड की टीम जो है वो क्या करती है, उनकी हेल्प करती है ताकि उनको समझ आ सके। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर क्या था, चैप्टर 1 था। इस चैप्टर पूरे जो कोर्स में जो है सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 में ही थ्योरी है, बाकी जो चैप्टर्स हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले उसमें एक या दो स्लाइड के अंदर थ्योरी है, सिर्फ वो मॉडल और मेथड समझाने के लिए, बाकी वो सारा लॉजिकल चैप्टर है, लॉजिकल टेक्निक्स है। तो उसके लिए आपको ब- 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 तो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर लेक्चर पढ़ना होगा, क्योंकि आपका एक स्टेप भी मिस हो गया तो आपको फिर वो समझ नहीं आएगी कि ये किस तरह से स्टेप किया गया, ये स्टेप, ये टेक्निक हमने क्यों यूज़ की, ये टेक्निक हमने क्यों नहीं यूज़ की। ठीक है। तो ये अगर आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगर आपकी स्ट्रांग है ना, तो ये फॉर्मल मेथड आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी टोटली आपके पास लॉजिकल चैप्टर है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम वेरिफिकेशन पढ़ेंगे कि वेरिफिकेशन किस तरह से हम करते हैं। ठीक है। वेरिफिकेशन आपके पास वो चैप्टर आसान है, इसलिए हम पहले वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम जो पढ़ने वाले हैं फ्लो ग्राफ्स, कि आपके पास फ्लो ग्राफ्स क्या होते हैं, किस तरह से आपके पास जब कोड आता है तो कोड को आप किस तरह से फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करते हो। ठीक है। फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ स्पेसिफिकेशन के ऊपर, ये स्पेसिफिकेशंस कैसे की जाती हैं। उसके लिए फिर हम उसको क्योंकि स्पेसिफिकेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल में है, उसके लिए हमारे पास इम्प्लीकेशन मॉडल है, उसके लिए हमारे पास बाई कंडीशनल मॉडल है, उसके लिए हमारे पास इम्प्लीकेशन रूल्स है, गोल्डन रूल्स है हमारे पास, रिक्स लॉजिक्स है हमारे पास।